खींचा गया है, फिर 1 डिग्री पे खींचा जाएगा, फिर 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यह अक्षांश और देशांतर अर्थात यह लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। भारत का यह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार क्या है, अर्थात अक्षांशीय और देशांतरिक विस्तार भारत का क्या है, यह हम समझेंगे। इस पूरी पृथ्वी में भारत कहाँ पे स्थित है, वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरब में है कि पश्चिम में है, इन सभी जानकारी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यह अक्षांश और देशांतर क्या होता है। देखिए, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को मेरे द्वारा तो मैं यही मान के चलता हूं कि जब तक आपको इस जैसे सब्जेक्ट पे अगर अच्छी पकड़ आपकी नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, ना तो उसे आप समझ पाओगे। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो वहां पे भी बहुत सारी कंट्री का जिक्र होता है, और अगर उस कंट्री का लोकेशन आपको नहीं पता है तब आप चीजों को थोड़ा समझ कम पाओगे, वहां पे रटंत विद्या आपकी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ बहुत अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझते हैं यह क्या होता है। देखिए, पृथ्वी पर ये सबसे पहले हम लोग अक्षांश की बात करते हैं कि यह अक्षांश आखिरकार होता क्या है। अक्षांश दोस्तों, अगर हम अक्षांश और देशांतर दोनों की बात करें तो यह एक रेखाएं हैं। यह क्या है? एक लाइन है। पहली बात तो ये समझो, यह एक लाइन है अर्थात यह एक रेखा है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर दोनों किसी प्रकार का जीव वो नहीं समझ लेना। यह क्या है? एक लाइन है अर्थात यह एक रेखा है। अब बात आई कि सर यह रेखा है कहां? देखो, तो पृथ्वी पर, यह पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर क्या है कि इसी पृथ्वी पर ऐसे इस तरीके से देखो, ऐसे खड़ी वाली लाइन और इस तरीके से लेटी हुई लाइन। ठीक है, ये खड़ी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर, और ये लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अक्षांश। ये पूरी पृथ्वी पर जो है इसी तरीके से एक काल्पनिक रेखा जो है वो खींची गई है। काल्पनिक का मतलब क्या है कि आपको पृथ्वी पर जाके इसे टच करोगे कि भैया कहाँ है कर्क रेखा, तो आपको दिखेगा नहीं। बात समझ रहे हो? जैसे गुजरात राजस्थान से पार करते तो आप गुजरात में चले जाओ और ढूंढो कि जरा कर्क रेखा कहाँ गई है, तो आपको मिलेगा नहीं। वह एक काल्पनिक रेखा जो है वो खींची गई है। समझ में आ रहा है? इमेजिनरी रेखा है। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि सर पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, अब बात आई कि सर इस तरीके से क्या एक ही लाइन खींची गई है क्या? नहीं, एक लाइन नहीं खींची गई है। इसी तरीके से इस लाइन को छोड़ करके ऊपर 90 लाइन खींची गई है और इस लाइन के नीचे 90 लाइन खींची गई है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आप लोग सोच रहे हो कि सर बताइए क्या सीधी सीधी लाइन खींची है? पृथ्वी तो पूरा एकदम जियोइड शेप की है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, लेकिन उसे गोल मान के चलो, समझने के पर्पज से थोड़ा अच्छा होता है। तो पृथ्वी जब गोल है तो क्या सर रेखा भी गोल होगी? बिल्कुल गोल होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब पृथ्वी के चारों तरफ एक गोल गोल ऐसे इमेजिनरी लाइन खींची गई। मतलब एक रेखा खींच दिया, फिर उसके नीचे दूसरी रेखा खींचा, फिर उसके नीचे तीसरी रेखा खींचा, इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर ये वाली एक जो लाइन आप बता रहे हो, ये वाली जो लाइन है इसे हम 0 डिग्री लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री के ऊपर इस तरीके से देखिए, यह 1 डिग्री पे इस तरीके से खींचा गया है, फिर इस तरीके से दूसरे डिग्री पे खींचा गया है, और ऐसे ही दोस्तों आप ऊपर जब बढ़ते जाओगे तो कुल आपको 90 लाइनें मिल जाएंगी। कितनी लाइनें मिल जाएंगी? 90 लाइन, इस 0 डिग्री को छोड़ के। उसी तरीके से आप नीचे जाओगे तो यहाँ भी आपको कुल 90 लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, इस 0 डिग्री वाले को छोड़ करके इसी को बेस मान के खींचा गया है। अर्थात यहाँ से देखिए एक एंगल ऐसे बनाता है, तो पहले 1 डिग्री का एंगल ले लिया गया, यहाँ मिला दिया गया, फिर 2 डिग्री का ले लिया गया, यहाँ मिला दिया, 3 डिग्री का ऐसे यहाँ मिला दिया, 4 डिग्री मिलाया, फिर 5 डिग्री मिलाया, 6 डिग्री मिलाया। इस तरीके से इसके सेंटर पे एक एंगल बनता है और यहाँ से इस एंगल को ले लेकर के अलग अलग अक्षांशीय रेखाएं जो है वो खींची गई है। बात समझ में आ रहा है? तो इस 0 डिग्री के ऊपर 90, 0 डिग्री के नीचे 90, तो 90 और 90 180, और इस 0 डिग्री को ले लोगे तो कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 181 रेखाएं हो जाएंगी। क्या इतनी बातें कुछ पल्ले पड़ रही हैं? कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। मैं 1 मिनट में आपको ग्लोब दिखा करके ये सारी चीजें समझाता हूं। देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यह है दोस्तों क्या? यह है ग्लोब, इसे हम ग्लोब कहते हैं।
और इस ग्लोब में आपको क्या दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे स्थल आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, तो सारा देश इस पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अगर हम अपने भारत की बात करें तो ये है अपना भारत, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह है भारत। ठीक है, यहाँ पे ये है भारत। अब जब दोस्तों हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग जरा इसको एकदम करीब से देखो, यहाँ पे आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही है, इस तरीके से देखिए, रेड कलर की लाइन क्या आपको दिख रही है, इस तरीके से ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से खींची गई है, पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से ये लाइन खींची गई है। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा, अर्थात क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए एकदम पृथ्वी के बीच बीच से खींचा गया है, फिर 1 डिग्री पे खींचा जाएगा, फिर 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, इस तरीके से 90 लाइनें कुल ऊपर खींची गई, 90 को नीचे खींचा गया। तो 90 90 180 और इस वाले को ले लोगे तो 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताना। कुल अक्षांशों की संख्या है 181। चलो, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी निकल गई सर, 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181 हो गया। अगली बात करते हैं, अच्छा 181। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जो 0 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है, ये जो 0 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है। क्यों, देखो ये आप ये वाला सर्कल देख रहे हो, ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, सभी सर्कलों में, सभी अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होगा, ये 0 डिग्री वाला होगा। तो ये सबसे बड़ा अक्षांश है, तो हम कह सकते हैं कि सर 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है इसे आप महान वृत्त कह सकते हो। क्या कह सकते हो, महान वृत्त कह सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, महान वृत्त। अब ध्यान से जरा ये समझो, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कुल ऐसे कितने अक्षांश हैं जो सर्कल बनाते हैं, जो वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त बनाने वाले अक्षांशों को जरा समझो। देखो यहां से मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, जब इसके ऊपर हम दूसरी लाइन ऐसे खींचेंगे, दूसरा अक्षांश, तो क्या 0 डिग्री से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो 0 डिग्री से वो छोटा हो जाएगा। उसके ऊपर खींचोगे तो और छोटा, उसके ऊपर खींचोगे तो और छोटा। तो जब आप इस वाले रीजन पे पहुंचोगे तो वहां पे वह सर्कल, वह वृत्त ना होकर के वह एक पॉइंट के जैसे आकार ले लेगा, एकदम पॉइंट, छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। तो सर्कल किस बात का, वो सर्कल तो नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सर 181 में अगर एक ऊपर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर नीचे, दो रेखाओं को अगर हम घटा देते हैं, दो रेखाओं को घटा दें तो कुल कितना हो जाएगा, 179। यह वृत्त बनाने वाले अक्षांश है, वृत्त बनाने वाले अक्षांश है। ठीक है, यह वृत्त बनाने वाले अक्षांश हो गए। बस आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। ठीक है, वृत्त बनाने वाले अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 179। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे, 0 डिग्री वाला अक्षांश जो है वो सबसे बड़ा अक्षांश होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। देखो सर ये लेटी वाली लाइनें तो आपने हमको बता दिया। अब देखो पृथ्वी के ये जो ऊपर वाला पोल है ना, इसे कहते हैं क्या, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथ पोल। ठीक है, तो ऊपर से यहां से एक रेखा ऐसे लगा करके ऐसे नीचे मिलाया गया है, फिर ऐसे लगा के फिर ऐसे मिलाया गया, फिर ऐसे लगा के फिर यहाँ मिलाया गया। इस तरीके से बहुत सारी लाइनें ऐसे खड़ा खड़ा लाइन ऐसे खींचा गया, खड़ा खड़ा लाइन यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो जो खड़ी वाली लाइनें हैं ना, जो ये वाली लाइनें हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। देशांतर के बारे में दोस्त एक बात याद रखना है कि एक ही देशांतर कंप्लीट सर्कल नहीं बनाता। इसका मतलब समझो, जैसे 0 डिग्री का अक्षांश लोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर घूम के वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन आप देशांतर में देखोगे तो 1 डिग्री वाला देशांतर जो है वह पूरी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, वो सिर्फ आधा ही घूमता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, तो कुल देशांतरों की संख्या दोस्तों आपको याद रखना है, कितना है, 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। और याद रखना देशांतर जो होता है वह वृत्त नहीं बनाता, यह वृत्त नहीं बनाता, इस बात को भी आपको याद रखना है। देशांतर वृत्त नहीं बनाते। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। और अगर बात किया जाए कुल अक्षांशों की संख्या तो 181। 0 डिग्री वाला अक्षांश महान वृत्त कहलाता है। वृत्त बनाने वाले कितने अक्षांश होते हैं, 179। इतनी जानकारी आपको फटाफट पहले नोट कर लेना है। आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि सर अक्षांश और देशांतर का मतलब क्या होता है, और हमें ग्लोब में देख करके बातें हमें समझ में आ रही है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी भैया बाबू को कोनो दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है,
अब बात आती है कि हमारा भारत भी तो यही स्थित है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसे ऐसे लाइनें बहुत सारी खींची गई हैं, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर एक बात बताइए, जरूरत क्या थी? क्योंकि बिना जरूरत का कोई काम नहीं होता है, तो हम आपको जरूरत समझाएंगे, प्लस हम आपको इस पूरी पृथ्वी में अपने भारत को दिखाएंगे कि हमारा यह भारत कहाँ पे स्थित है, और साथ ही कुछ कर्क रेखाएं, कुछ अक्षांशीय रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो आइए ये पॉइंट फटाफट आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। चलिए अगली बात हमने क्या कहा कि सर ये जो पृथ्वी है, तो इसी पृथ्वी में तो अपना भारत भी है। देखो जरा ध्यान से, ये एक ऐसी लाइन जो इस पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दे, जैसे ऐसे लगा करके हमने यहाँ से इसे काट दिया, तो एक ऊपर वाला देखोगे निकलेगा कटोरा टाइप का, एक तो नीचे कटोरा टाइप का निकल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्तरी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। सर वो लाइन बताइए आप जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, वो कौन सा अक्षांश है? तो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। और अगर बात किया जाए कि सर हिंदी में इसे क्या कहेंगे, तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या फिर दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इतनी बात फटाफट नोट कर लो। अगली बात क्या है कि सर एक बात बताइए, इस 0 डिग्री के ऊपर अपना भारत है कि नीचे अपना भारत है? ये समझाओ जरा मुझे, जरा ध्यान से समझो। इस 0 डिग्री को समझ गए कि यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करेगा। पहले आप दो अक्षांशों को जरा और समझ लो। क्या 0 डिग्री के दोस्त ऊपर एक अक्षांश है जो कि 23.5 डिग्री पे खींचा गया है, इसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री, ये खींचा गया है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री के नीचे एक लाइन खींची गई है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। इस बात को पहले समझो। जो दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन खींची गई है इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री साउथ खींची गई है इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, इतनी बात सर समझ में आ गई। अब दोस्तों अगर अपने भारत की बात किया जाए कि सर भारत है कहां, जरा अब हमें समझा दो, अब नहीं रहा जा रहा है मुझसे, जरा ध्यान से देखो दोस्त। अगर भारत की बात की जाए तो भारत कुछ यहां पे है, ये है अपना भारत। मैं एकदम रफ फिगर बना दे रहा हूं, आप लोग इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ये रहा अपना भारत। ठीक है, ये है भारत। इसका मतलब क्या है कि सर अगर कोई बच्चा पूछता है, अगर एग्जाम में आता है कि भारत कहाँ स्थित है, तो दोस्त भारत कहाँ स्थित है? भारत पहली बात तो इस 0 डिग्री के ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अगर एक लाइन में ऐसे करके 0 डिग्री देशांतर का बना दूं, क्योंकि लेटी वाली लाइन को अक्षांश कहते हैं, खड़ी वाली लाइन को देशांतर कहते हैं, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में भारत है कि पश्चिम में भारत है? तो इधर पूरब होगा, तो भारत पूरब में है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि सर पृथ्वी पर अगर भारत की लोकेशन की बात की जाए तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत दोस्तों कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक सभी लोगों को बात क्लियर हो गई। ये बात समझ लेना, कर्क रेखा, मकर रेखा, इतनी जानकारी फटाफट नोट कर लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि भारत कहाँ पे स्थित है। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगला पॉइंट जरा नोट करो। एक दोस्तों आपसे इसी तरीके से पृथ्वी में कुछ और मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश है उनके बारे में भी पूछता है। जरा ध्यान से देखो, ये जो पृथ्वी है, यह जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में जो 0 डिग्री वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ये 0 डिग्री वाली लाइन है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, जिसे आप लोग इक्वेटर कहते हो, ठीक है। इस 23.5 डिग्री पे जो खींची गई रेखा है, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ, तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसे क्या कहते हो? कर्क रेखा। और अगर 23.5 डिग्री साउथ की बात किया जाए, 23.5 डिग्री साउथ, तो 23.5 डिग्री साउथ पे जो लाइन खींची गई, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा। दोस्त इधर ऊपर क्या होता है, एक और लाइन खींची जाती है जिसे हम कहते हैं 66.1/2 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक, क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल या फिर आर्कटिक रेखा। और नीचे इसी तरीके से एक लाइन खींची जाती है जिसे कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये 66.5 डिग्री साउथ पे खींची जाती है। ठीक है, इतनी बात पहले ध्यान से समझ लो। इसका मतलब क्या है कि सर एक जोन हमारे पास देखियो ये मिलता है इस तरीके से, ये वाला जोन देखो आप, ये वाला जोन आपको मिल रहा है। तो ये जोन दोस्तों जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है ना, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, जहां पे मैं इस तरीके से पॉइंट कर दे रहा हूं सभी को, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो आपको इस तरीके से ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, और नीचे आपको ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक को दोस्तों हम क्या नाम देते हैं? तो इस वाले ब्लॉक को हम कहते हैं क्या? शीतोष्ण। क्या? शीतोष्ण क्षेत्र है। और इसके जस्ट ऊपर आप चले जाओगे तो यहाँ पे जो मैं प्लस प्लस करके आपको सभी लोगों को बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका प्लस प्लस वाला, इस क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को हम शीत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? शीत। शीत, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा शीत, ठीक है, शीत ऊपर और शीत नीचे, शीतोष्ण, और यहाँ पे भी क्या होता है? शीतोष्ण होता है। ठीक है, यहां तक बोलो बातें पहले क्लियर है कि नहीं? यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया कि ये वाला जोन जो है ये क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसके ऊपर शीतोष्ण, उसके नीचे शीतोष्ण, और फिर एकदम ऊपर क्या होता है? शीत, और नीचे भी शीत होता है। ठीक है, ये फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, ये ऊपर सबसे ऊपर फ्रिजिड और नीचे भी फ्रिजिड होता है। इस शीत वाले जोन में भी दो पार्ट होते हैं, एक इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट होता है और फिर एक नीचे वाला पार्ट होता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं टुंड्रा। क्या कहते हैं? टुंड्रा। और फिर उसके नीचे जो क्षेत्र होता है उसे टैगा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए टुंड्रा ज्यादा ठंडा होता है कि टैगा, तो आप क्या बताओगे? टुंड्रा जो है वो ज्यादा ठंडा होता है, टैगा कम ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि टुंड्रा जो है वो पृथ्वी के सबसे एकदम ऊपर पे, अर्थात जो इसका ये जो नॉर्थ पोल है ना, एकदम सबसे ऊपर वाला प्लेस होता है वो टुंड्रा होता है, उसके नीचे वाला क्या होता है? टैगा होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस रेखाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सन की लाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है। डायरेक्ट लाइट यहाँ पे पड़ने के कारण यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण बहुत सारी वनस्पतियां, और वनस्पतियां क्या होती हैं? प्रोड्यूसर होती हैं। इसलिए वनस्पतियों पर डिपेंड रहने वाले बहुत सारे जीव जंतुओं का निर्माण इस वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए अब कुछ जानकारी हम लोग और लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगली जानकारी क्या है, जरा ध्यान से समझिए। अब
दोस्तों बात आ जाती है, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी लैटिट्यूड्स है उसे हम लोगों ने देख लिया, भारत पृथ्वी में कहाँ है उसे हम लोगों ने देख लिया, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं उसके बारे में देख लिया, कुल कितने अक्षांश होते हैं कितनी देशांतर होते हैं इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने ले लिया। अब बात आती है कि सर कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से प्रवेश करती है, और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरिक विस्तार क्या है। साथ ही साथ थोड़ा सा चर्चा भी मैं यहाँ पे जस्ट भूल गया कि जो मैं आपको थोड़ा बताने वाला था कि अक्षांश और देशांतर क्यों खींचे गए थे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है आगे की तरफ मूव करेगा। फिर थोड़ा सा मानक समय रेखा भारत की देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही आपको मैं जरा ध्यान से देखिए। अब दोस्तों हम लोग इसका अक्षांशीय देशांतरिक विस्तार सब कुछ देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला रीजन है यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों एक नाम याद रखना है आपको, कन्याकुमारी। क्या याद रखना है? कन्याकुमारी। ठीक है। और सबसे ऊपर एक पॉइंट आपको लद्दाख वाले रीजन में याद रखना है, क्या? इंदिरा कॉल। क्या? इंदिरा कॉल। ठीक है। और इधर सबसे पूर्व, इधर सबसे पश्चिम में आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा? सबसे पश्चिम में है गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती। ठीक है। और इधर आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों? किबुथु। किबुथु। ठीक है। इतनी बात पहले ध्यान से मेरी समझ। देखो भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत कहां से कहां तक विस्तारित है? कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक। कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरिक विस्तार की बात किया जाए तो गुहार मोती से किबुथु तक है। कहां से? गुहार मोती से किबुथु तक इसका देशांतरिक विस्तार है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने डिग्री विस्तार है ये बताओ। देखो तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरिक विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का देशांतरिक विस्तार है। फटाफट अपनी कॉपी में आप नोट कर लो मैं क्या कह रहा हूं आप सभी को कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरिक विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो भारत का देशांतरिक विस्तार है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, अब सर एक बात बताइए, क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट करके पूछता है, वो कहता है कि बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम छोर का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखो तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे क्या मिलते हैं? छोटे छोटे दोस्तों आपको क्या मिलते हैं? यहाँ पे ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है। छोटे छोटे आपको बहुत सारे द्वीप मिलते हैं जिसे हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो जो ग्रेट निकोबार है ना, जो ये ग्रेट निकोबार है, जो ये ग्रेट निकोबार है, तो इसी ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट पे एक बिंदु है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं। ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट में जाओगे तो एक पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट, जिसे क्या कहते हैं? जिसे दोस्तों कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? यहां लिख दूं, ऊपर ऊपर लिख दे रहा हूं इसी को। देखो इसे कहते हैं पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसी को क्या कहते हैं? पार्सन कहते हैं। आप इतनी बात याद रखिए। देखिए इंदिरा पॉइंट हो गया, पिग्मेलियन पॉइंट हो गया। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है ना वो 6 डिग्री 4 मिनट है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत की मुख्य भूमि ये है और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर आपसे पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? यह ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में जलमग्न हो गया था। ठीक है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट है। समझ में आ गया? कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। इस बात को आपको नोट करके अच्छी तरीके से रखना है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि इस तरीके से जो हमारा देशांतर है, तो एक देशांतर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि खींचा गया कितने पे, 82.5 डिग्री पे। कितना आप कह सकते हो, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो ये जो 82.5 डिग्री पे जो ये खींचा गया है, 82.5 डिग्री पे जो ये खींचा गया है, ठीक है, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। इसे हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह भारत के कुल 5 राज्यों से पास करती है, 5 राज्यों से पास करती है, ठीक है, यह भारत के कुल 5 राज्यों से पास करती है। इतनी बात नोट कर लो अपनी कॉपी में। इससे ज्यादा भी डिटेल इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए, जो समझाना चले वो नहीं समझ पाओगे। देखो इतनी बात समझ गए, अच्छा ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात बताओ यार, यहां मैं नॉर्थ लिखूं कि साउथ, ये हमें समझा दो। यही क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का विस्तार है। और अगर बात किया जाए इधर की, तो यहाँ पे ईस्ट से ईस्ट में, क्योंकि भारत तो पूरी तरीके से ईस्ट में है, तो ईस्ट से ईस्ट में इसका विस्तार है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात तो नोट कर लेना, नॉर्थ से नॉर्थ, ईस्ट से ईस्ट। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे। देखो फिर अगली बात क्या है दोस्तों, एक लाइन है जो कि 23.5 डिग्री पे से खींची गई है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए थे, जिसे हम लोगों ने कर्क रेखा नाम दिया था, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है यह भारत के कुल 8 राज्यों से पास करती है। कितने राज्यों से? कुल 8 राज्यों से पास करती है। राज्य आप गिनो फटाफट। ये है आपका दोस्तों गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ऊपर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है ये राजस्थान वाला रीजन जो है, हल्का सा ये राजस्थान वाले रीजन से भी क्रॉस करती है, हल्का सा राजस्थान वाले रीजन से भी क्रॉस करेगी। ये दूसरा राज्य कौन सा हो गया? ये राजस्थान, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा राजस्थान। तीसरे राज्य की दोस्तों बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कौन सा? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चौथे राज्य की अगर दोस्तों बात किया जाए तो हल्का सा ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, ठीक है, ऊपर जाओगे तो ये झारखंड वाला, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, जरा ध्यान से समझो। 3 के बाद क्या? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और यहाँ लास्ट में आप दोस्तों देखोगे तो ये वाला रीजन है त्रिपुरा का, और ये क्या है? मिजोरम है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से पास करती है। कौन कौन सा राज्य? तो पहला राज्य क्या बताओगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन भारतीय राज्यों से जो है यह कर्क रेखा पास करती है। अगर पूछे कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में, तो सबसे कम दोस्तों जो है वो राजस्थान में है। सबसे कम राजस्थान में कर्क रेखा पास करती है, और सर्वाधिक मात्रा अगर आपसे पूछे तो वो एमपी है। सर्वाधिक मात्रा में अगर आपसे पूछे तो वह एमपी है। एमपी से सर्वाधिक मात्रा में कर्क रेखा पास करती है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? कर्क रेखा कितने राज्यों से पास करती है? 8। नाम बताओ। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और झारखंड के बाद आप कहां चले जाओगे? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा पास करती है। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक किसी भैया बाबू को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है। चलिए अगली बात हम लोग समझते हैं जरा। यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग, ठीक है। अच्छा नीचे थोड़ा सा कट गया है तो कोई बात नहीं, हमने बोल दिया है तो आप लोग अपनी कॉपी में से अच्छी तरीके से नोट कर लेना। यहाँ से भी एक्चुअली क्वेश्चन आता है, ठीक है। सभी लोग नोट कर लिए हो? चलिए दोस्तों यहाँ तक जो है आप लोगों ने समझ लिया। एक पॉइंट आपका और बचता है, उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक पॉइंट आपका और बचता है जहां से क्वेश्चन आता है। एक पॉइंट आपका और बचेगा। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को और मैं समझाता हूं। वो क्या है, आपसे कभी कभी जो है क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए ये जो क्षेत्र है यह कर्क रेखा के कितने करीब है या फिर कर्क रेखा से कितनी दूर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाता है। तो दोस्त ये जानकारी थोड़ा सा एक बार आप याद रखिएगा कि पटना का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, वह आपसे पूछेगा तो 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ। इसका मतलब समझते हो, जैसे ये कर्क रेखा है ना, तो 25 23.5 डिग्री पे तो कर्क रेखा खींची गई है, और 25 डिग्री का मतलब क्या? पटना इससे जस्ट ऊपर है। तो आपसे क्या करता है, 2-3 प्लेस वो दे देगा और कहेगा कि बताइए
कौन सा प्लेस कर्क रेखा के नियर बाई में है। तो कर्क रेखा के नियर बाई का मतलब क्या है, अगर किसी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 15 मिनट है तो इसका मतलब है कर्क रेखा के नियर बाई है। 25, अगर आपसे कोई पूछे कि 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट, तो ये सब कर्क रेखा के आसपास में है। अगर कह दे 8 डिग्री 4 मिनट, भाई कर्क रेखा से बहुत दूर है, क्योंकि कर्क रेखा कितने पे है, 23.5 डिग्री पे है ना। तो इस बात को भी थोड़ा याद रखिएगा। इलाहाबाद का 25 डिग्री 28 मिनट, तिरुवनंतपुरम का 8 डिग्री 29 मिनट, भोपाल का 23 डिग्री 25 मिनट, रांची का 23 डिग्री 11 मिनट, गांधीनगर का 23 डिग्री 11 मिनट, कोलकाता का जो है 22 डिग्री 33 मिनट होता है। इस जानकारी को एक बार याद रखिएगा। आप लोग मैप लीजिएगा, मैप एटलस की बुक उठाइए और उसमें से प्रमुख जो पॉइंट हैं, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उन सभी को सर्कल आउट कर लीजिएगा। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो अच्छे एग्जाम होते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। आइए एक बार क्वेश्चन हम लोग दौड़ा के जरा देखते हैं कि किन किन क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहां से सीखा और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए। हमने यहाँ पे जो है कुछ लिखा है और आपसे पूछना चाहता हूँ, फटाफट मुझे इसका सही आंसर दो। चलो जल्दी से इसका सही आंसर दो मुझे। दोस्तों मैंने लिखा है कि भारत का मैं अक्षांशीय विस्तार लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। अगला वाला लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर क्या लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर क्या लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता देना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन भारत का सही लैटिट्यूड जो था, अक्षांशीय विस्तार जो था वो सही वाला है। जल्दी से मुझे बताओ कि ए, बी और सी और डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ से नॉर्थ ही भारत का विस्तार होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ही भारत का विस्तार होगा। अगले क्वेश्चन को बताइए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप बताना 181। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा वाला अक्षांश कौन सा, तो क्या बताओगे, 0 डिग्री। बताओ कितने ऐसे अक्षांश हैं जो सर्कल बनाते हैं, कितने ऐसे अक्षांश हैं जो सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल बनाने वाले अक्षांशों की संख्या 179। कितने नहीं बनाते, तो 2 नहीं बनाते। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो 360। भारत का देशांतरिक विस्तार कहां से कहां तक, तो गुजरात से लगा करके अरुणाचल प्रदेश तक। गुजरात में कौन सा, गुहार मोती, और अरुणाचल प्रदेश में किबुथु को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, किबुथु और गुहार मोती। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विस्तार बताओ, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। और अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट। स्थिति कहां है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो क्या बताओगे, 8 डिग्री 6 मिनट तमिलनाडु कन्याकुमारी आपको याद रखना है। 8 डिग्री 6 मिनट तमिलनाडु कन्याकुमारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि भारत जो है किस ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है, तो आप बताना भारत उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों वाले ही रीजन में स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर वाला रीजन हमारा शीतोष्ण है और उसके जस्ट नीचे वाला हमारा क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारे पास है, ठीक है। अगली जानकारी आप सभी से जो पूछेगा वो कहेगा कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है वह कर्क रेखा से, वह मकर रेखा से कितनी दूरी पर है, तो आप बताना 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो ये है भारत का दक्षिणतम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसके नीचे आपको पता है 23.5 डिग्री साउथ पे क्या खींचा गया है, 23.5 डिग्री साउथ पे क्या खींचा गया है, मकर रेखा। तो यहां से यहां तक की आपसे लंबाई पूछेगा तो 876 किलोमीटर आप लोग बता देना, 876 किलोमीटर आपको बताना है, ठीक है। इतनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।